हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में? अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। इसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियो एनालिसिस। ठीक है। यूजुअली इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है और कभी कभी 10 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए अपन को अपने जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर में लैग कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको, अगर आपने पहले ये चैप्टर कभी भी नहीं किया है, हाथ भी नहीं लगाया है, तो मैं आपको बिल्कुल इस चैप्टर को अच्छे से करा दूंगा, जिससे आपको बनने लगेगा। कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को अपने इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पहले अपन कुछ बेसिक्स फॉर्मूले और कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर आपने एक बार वो बेसिक्स टर्म्स को समझ ली, फिर आपको सब चीजें इजीली समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे दे के रखे हैं। ठीक है, देखिए, ये कुछ लिक्विडिटी रेशियो दे के रखे हैं। मैं आप यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपको। देखिए, ये कुछ लिक्विडिटी रेशियो दे के रखे हैं, यहाँ पे कुछ कवरेज रेशियो दे के रखे हैं, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दे के रखे हैं, और एक्सपेंसेस रेशियो यहाँ पे दे के रखे हैं। ठीक है, मतलब ये सारे यहाँ पे फॉर्मूले दे के रखे हैं। देखिए, देखने में तो ये फॉर्मूले अपन को बहुत सारे लग रहे हैं, लगभग ये मान के चलिए 50 फॉर्मूले यहाँ पे टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने इनको क्या करा है, बिल्कुल इन सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लिया है, जिससे मतलब मेरे हिसाब से अगर लिख के करा जाए किसी चीज को तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मैंने यहाँ पे इन सारे फॉर्मूले को लिख लिया और यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे देखने में जरूर फॉर्मूले 50 है, लेकिन आपको मिला जुला के कुछ जो फॉर्मूले याद करने हैं वो 10 ही होंगे मैक्सिमम। 10 से ज्यादा से ज्यादा, हाँ, 10-12 फॉर्मूले होंगे जो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, बाकी फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस शीट। तो ठीक है, पहले आपने मतलब एक बेसिक फॉर्मेट पढ़ा होगा बैलेंस शीट का। यहाँ पे ये होगी बैलेंस शीट। ठीक है, आपने मतलब एक बेसिक फॉर्मेट पढ़ा होगा, ये मतलब टी फॉर्मेट है। इसमें क्या क्या रहता है, अपने एक साइड लाइबिलिटी रहती है और एक साइड अपने असेट रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या है अपना लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड अपना इक्विटी शेयर कैपिटल देके रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंशियल कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और फिर करंट लाइबिलिटी देके रखा है। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या देके रखा है, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म डेब्ट और इनकम टैक्स। एक एग्जाम्पल है करंट लाइबिलिटी के 3। फिर असेट साइड देके रखा है अपना फिक्स असेट। फिर सॉरी, यहाँ पे फिक्स असेट नहीं है, यहाँ पे ये अपना करंट असेट। ठीक है, यहाँ पे करंट असेट। ठीक है, करंट असेट के क्या क्या एग्जांपल देके रखे हैं, स्टॉक हो गया, ये कैश हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस अपना हो गया। तो अपना बेसिक फॉर्मेट हो गया बैलेंस शीट का। अपन कुछ टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अपना क्या बनता है यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। एक और बार रिपीट करिए, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, अगर अपन जो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर देते हैं तो अपना हो जाता है यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसमें से क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं अपन, देखिए, इसमें से अपन रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक्सक्लूड करते हैं और कोई भी फिक्टिशियस असेट को यहाँ पे डिडक्ट नहीं करते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है जैसे अपन ने मान लीजिए कि किसी असेट को अपन ने रिवैल्यू करा, उससे अपन को कोई प्रॉफिट निकल गया, तो उसको अपन बोल लेते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो वो भी यहाँ पे अपन इस बार रिजर्व में ऐड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि प्रोप्राइटरी फंड, शेयर होल्डर फंड, या फिर बोल सकते हैं इसको नेटवर्थ। इन तीनों का मतलब एक ही रहता है। रिपीट करिए, प्रोप्राइटरी फंड, या फिर शेयर होल्डर फंड, या फिर नेटवर्थ। अगर आपको उसका पूछा जाए तो उसका एक ही मतलब निकलता है, क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल। इन दोनों में प्रेफरेंशियल कैपिटल और ऐड कर दिया जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको या तो अपन प्रोप्राइटरी फंड बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं, या नेटवर्थ बोल सकते हैं। ठीक है,
ओके, तो देखिए इन तीनों को निकालने का एक और तरीका क्या है, इन तीनों को निकालने का एक और तरीका क्या है कि फिक्स असेट प्लस करंट एसेट को जोड़ दिया जाए और उसमें से करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग को माइनस कर दिया जाए, तो इससे भी अपना क्या निकल सकता है, नेट एसेट निकल सकता है। नेट एसेट या प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड, ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक बता दिया कि ऐसा भी होता है। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, देखिए अगर इसमें अपन ने तीन चीजें तो अपन ने ऐड कर ही ली। ठीक है, कौन कौन सी चीज, तीन चीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर इसमें अपन क्या क्या और ऐड कर दें, इसमें अगर अपन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म डेब्ट ऐड कर दें, तो अपना क्या हो जाता है यहाँ पे, इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे अपना हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या पता कैसे मिट गया है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, अगर इन चारों को मिला दिया जाए, अगर इन चारों को यहाँ पे मिला दिया जाए तो यहाँ पे अपना क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक बार और समझाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बनता है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो अपना बनता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इससे अपना क्या बनता है, इससे अपनी बनती है नेटवर्थ बन सकती है, प्रोप्राइटरी फंड बन सकता है, शेयर होल्डर फंड। तो इससे क्या बनेगा अपना, शेयर होल्डर फंड बन सकता है और नेटवर्थ बन सकती है। और एक और क्या बन सकता है अपना, एक और बन सकता है यहाँ से अपना प्रोप्राइटरी फंड। ठीक है, और अगर जैसे इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, सॉरी इन चारों को ऐड कर दिया जाए, इक्विटी शेयर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इससे अपना क्या बन जाएगा, इससे अपना बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे बात समझ में। ठीक है, बेसिक टर्म ही अपन को समझने थे, तो अपन ने यहाँ से इन बेसिक टर्म्स को यहाँ पे समझ लिया। और यहाँ पे देखिए, और अगर इसमें से 50 से असेट को अपन को, अगर कोई 50 से असेट है अगर, तो अपन को यहाँ से माइनस करना है, कोई नॉन ट्रेड लोन है तो वो भी माइनस करना है, और यहाँ पे कोई कैपिटल WIP है तो वो भी अपन को यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, कैपिटल अगर कोई WIP है तो वो भी अपन को माइनस करना है। यूजुअली नहीं दे के रखते हैं, यूजुअली कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा यहाँ पे, अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, ये आएगा, तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो अपन ने बैलेंस शीट को यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से समझ लिए कि क्या बैलेंस शीट होता है। अब अपन क्या करेंगे, अब आपको मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का यहाँ पे फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये मतलब आपको पूरे FM में काम आने वाला है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी और एक PNL फॉर्मेट भी, और जब इनकम स्टेटमेंट समझेंगे तो वो भी अपन को कहीं ना कहीं पूरे FM में अपना काम में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो सबसे पहले सेल्स आएगी, सेल्स में से अपन COGS माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देंगे तो अपना आ जाएगा यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, EBIT भी बोलते हैं। और इसमें से फिर नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस करेंगे और नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे तो अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या समझेंगे यहाँ पे, अपन समझने वाले हैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट। एक बात और यहाँ पे याद रखने वाली है, देखिए कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये जो अपना ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, इसको ही अपन यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, और अपने ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई, ऑपरेटिंग इनकम हो गई जैसे अपनी रॉयल्टी, जैसे अपन ने कोई बुक अपनी छपी उससे अपन को रॉयल्टी आ रही है। ठीक है, तो अपनी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब होता है यहाँ पे जैसे अपन ने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उससे अपन को कोई क्या डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम। या फिर अपन ने कोई शेयर खरीद के रखे हैं, शेयर से अपन को कोई डिविडेंड आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये अपना PNL का स्टेटमेंट हो गया और ये है अपना इनकम स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट आपको
एक तरीके से मतलब बहुत आसान भी है और एक तरीके से आपको मतलब पूरा समझ में आएगा, तो अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत सी जगह इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेल्स आएगी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से अपन फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना ईबीआईटी। ठीक है, जिसको अपन ऑपरेटिंग इनकम भी यहाँ पे बोलते हैं। और ईबीआईटी में से फिर अपन इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपना इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे से अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फ्रेंच डिविडेंड माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर उसको अपन मतलब जितने भी शेयर है उससे डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, अपना अर्निंग पर शेयर, जिसको अपन ईपीएस भी बोलते हैं। और इसमें अपन इनटू करेंगे अपना पीई रेशियो से तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एमपीएस, इसको अपन बोलते हैं मार्केट पर शेयर। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिक टर्म सारी यहाँ पे समझा दी, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट समझा दिया है और पीएनएल भी समझा दिया है, इनकम स्टेटमेंट भी अपन ने यहाँ पे समझ लिए हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सारे फॉर्मूले एक बार लर्न करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या कैसे अपने फॉर्मूले हैं। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन अपना इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए फिर यहाँ पे अपन फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे 5 तरीके के फॉर्मूले पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो, मतलब अपने पास कितना लिक्विड कैश अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। फिर टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो। फिर अपना पढ़ेंगे अपना लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फिर अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फिर मतलब ये 4 तरीके के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अपन को ये 4 तरीके के यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं करंट रेशियो। क्या होता है करंट रेशियो? देखिए करंट सबसे पहले क्या मतलब एक बात जो मतलब बताना चाहूंगा कि मतलब जो अपने रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है ना, जो ऊपर वाली टर्म है अपनी, ठीक है, जो ऊपर वाली टर्म है और जो नीचे वाली टर्म है एक दूसरे से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है ना, रेशियो का यही मतलब होता है। तो करंट रेशियो को क्या मतलब रहता है, करंट रेशियो का मतलब रहता है जो अपना रेशियो, किस चीज का रेशियो, करंट असेट और करंट लायबिलिटी, जो अपन ने बैलेंस शीट में यहाँ पे पढ़ा था। देखिए जो अपना पढ़ा था ना करंट असेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है, इन दोनों का रेशियो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, दूसरा है अपना क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे करंट लायबिलिटी की जगह पे अपन क्विक लायबिलिटी भी यूज करते थे, लेकिन इस वाले अटेम्प्ट से क्या करा, जो न्यू स्टडी मैट आए हैं, आईसीआई ने स्ट्रिक्टली अपन को यहाँ पे नोट दे के रखा है कि यहाँ पे क्विक लायबिलिटी यूज नहीं होगा, यहाँ पे अपन को करंट लायबिलिटी ही यूज करना है। तो क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट क्या होता है, तो क्विक एसेट ऐसा मतलब इससे बिल्कुल सही लिक्विड एसेट आ जाए। क्विक एसेट होता है मतलब अपना करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक और प्लस रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्विक एसेट यहाँ पे बोलेंगे। और क्विक लायबिलिटी क्या होता है, खैर अब तो नहीं है लेकिन फिर भी समझने के पर्पज से समझ लेते हैं। क्विक लायबिलिटी मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे और उसमें से कैश क्रेडिट माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्विक लायबिलिटी। ओके, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है अपना एसीआर। एसीआर मतलब क्या, एब्सोल्यूट कैश रेशियो। जो क्या होता है कि अपॉन में तो अपना क्या रहता है, करंट लायबिलिटी रहता है, और ऊपर क्या रहता है, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे शेयर्स वगैरह तो उसको अपन मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। कैश कैश या फिर बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज को अपन बोलते हैं एसीआर। फिर अपना क्या रहता है, अपना आईआईएमआर रेशियो, इसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब इसका क्या मतलब रहता है, इंटरनल इंटरवल मेजर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, क्विक असेट अपॉन एवरेज डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो भी अपने अपने डेली के एक्सपेंसेस रहते हैं उनका अपन एवरेज कर लेते हैं, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, मतलब कोई एक एसेट को डिवाइड कर देते हैं अपना डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो अपना आ जाता है आईआईएमआर रेशियो। इसका यूज मतलब कम ही होता है, एक भी अपन को क्वेश्चन अपना इलस्ट्रेशन में नहीं दे के रखा है इस वाले रेशियो का। फिर अपना नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो क्या होता है अपना नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट
माइनस करंट लाइबिलिटी। इस समय क्या करना है, एक्सक्लूड करना है अपना शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग अपन को इसमें नहीं लेना है, तो अपना यहाँ पर आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, ये वाले अपन को रेशियो समझ में आ गए अच्छे से। ठीक है, अपन ने लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पे खत्म कर लिए। अपन चलते हैं टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो की तरफ। देखिए टोटल कितने फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब इतने बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार अपन आप पढ़ेंगे तो पूरे अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर से रीड करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए पहला है यहाँ पे कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्न ओवर। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपन को टर्न करके यहाँ पे इसको लिखना है, तो अपना हो गया टर्नओवर रेशियो, मतलब सिर्फ याद करने की पर्पज से कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो अपन क्या करेंगे, सेल्स को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सारे सारे टर्नओवर रेशियो में अपन को क्या है कि अपन को सेल्स को ऊपर लेना है। ठीक है, सारे रेशियो अपन को सेल्स को ऊपर लेना है, बस कुछ फॉर्मूले अपन को सेल्स की जगह सीओजीएस यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो कैपिटल टर्नओवर में कैपिटल नीचे आ जाएगा, कैपिटल नीचे आ जाएगा, टर्नओवर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पता है ना क्या होता है, बताया था आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अपना इक्विटी शेयर होल्डर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर में तो दोनों आ जाते हैं, तो इसको हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल टर्नओवर वाला हो गया। अब टोटल एसेट टर्नओवर, तो आपको पता ही है क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा टोटल एसेट, नीचे आ जाएगा सॉरी टोटल एसेट आ जाएगा नीचे और सेल्स आ जाएगा अपना ऊपर। तो क्या हो गया, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फिर फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, जो भी अपना फिक्स एसेट है वो नीचे आ जाएगा, और टर्नओवर मतलब सेल्स अपना चला जाएगा ऊपर, तो सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। कितना नाम से ही समझ में आया, कैपिटल टर्नओवर मतलब सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट टर्नओवर मतलब सेल्स अपॉन टोटल एसेट, और फिक्स एसेट टर्नओवर मतलब सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब करंट एसेट आ जाएगा नीचे और सेल्स आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया अपन को करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स ऊपर रहेगा और नेट वर्किंग कैपिटल अपना आ जाएगा नीचे। ठीक है, और अपन को यहाँ पे अपन को एवरेज ही लेके चलना है। ठीक है, प्रेफर करना है कि अगर कोई एवरेज दिया हो तो अपन एवरेज लेके चलेंगे, नहीं तो अपन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन फॉर्मूले जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है अपने इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत से लोगों को मतलब ये वाले कनेक्ट नहीं कर पाते इन वाले फॉर्मूलेस को, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इतने स्मूथली पढ़ा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो में अपन क्या यूज करते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में अपन यूज करते हैं सीओजीएस, सेल्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं यहाँ पे अपन, इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो में अपन करते हैं सीओजीएस अपन यूज करते हैं। ठीक है, नोट भी लिखा रहता है, तो कभी कभार सेल्स यूज कर लेते हैं, अगर सेल्स यूज करना होगा तो नोट लिखा रहेगा नीचे, नहीं तो अपन को सीओजीएस यहाँ पे यूज करना है सेल्स की जगह पे। और डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक से। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज स्टॉक का मतलब क्या रहता है, एवरेज स्टॉक का मतलब रहता है ओपनिंग 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 स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये वाला मतलब यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे हो गया क्या, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब इससे ही अपना दूसरा फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा बनता है, दूसरा फॉर्मूला बनता है अपना यहाँ से स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए अगर जैसे ईयरली दे के रखा है तो 365 डिवाइड बाय एसटीआर करेंगे, अगर वीक में दे के रखा है तो अपन 52 डिवाइड बाय एसटीआर करेंगे, और अगर इस मंथ में दे के रखा है तो 12 डिवाइड बाय एसटीआर अपन यहाँ पे करेंगे। एसटीआर मतलब अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आ गया समझ में। अगर अपना यहाँ पे अगर एनुअल दे के रखा है तो 365 लेंगे, और अगर जैसे वीक में दे के रखा है तो अपन को 52 वीक्स लेने हैं, और अगर जैसे मंथ में दे के रखा है तो अपन को 12 लेने। तीनों यूज मत कर लेना, जो दिया हो उसके हिसाब से अपन को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे आया है, कैसे बना ये वाला फॉर्मूला, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वैसे अगर जैसे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है तो डायरेक्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और स्टॉक वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो होता है 365, 52 या फिर 12 डिवाइड बाय एस टी आर, तो अपना स्टॉक वेलोसिटी रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है,
तो अब आया कैसे ये भी मैं समझा देता हूँ। देखिए जो अपना एवरेज स्टॉक रहता है, एवरेज स्टॉक को अपन डिवाइड करते हैं किससे, एवरेज स्टॉक को अपन डिवाइड करते हैं एवरेज एवरेज सीओजीएस से, ठीक है। एवरेज नहीं, इसको अपन बोल सकते हैं पर डे सीओजीएस से। जो अपना एवरेज स्टॉक रहता है, स्टॉक वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्टॉक वेलोसिटी मतलब जो अपना एवरेज स्टॉक रहता है उसको अपन पर डे के अपन सीओजीएस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अपना एवरेज स्टॉक है इसको अपन सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वाला है, एक मिनट। देखिए तो अपना इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एवरेज स्टॉक है, ठीक है, एवरेज स्टॉक है, डिवाइड बाय इसको करेंगे 1। और देखिए जो 365 है वो अपना चला गया ऊपर, और जो अपना सीओजीएस आ गया वो आ गया अपना नीचे। आपने ये सॉल्व करे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक को डिवाइड बाय 1, तो उसको सॉल्व करेंगे अपन, अगर इनटू में ले जाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 365, 52 या 12, और नीचे अपना क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना सीओजीएस, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। अब आगे देखिए, आपने एक चीज मैंने आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कि पी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, पी रेशियो का फॉर्मूला रहता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब देखिए ईपीएस, अगर ईपीएस को अगर यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, ईपीएस को यहाँ ले जाए और एमपीएस को नीचे ले जाएं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/पी। यही सिचुएशन बनेगी ना यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर अपन यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले जाएं, ठीक है। एक मिनट में आपको, एक मिनट, यहाँ समझा। देखिए पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जिसके इसके अपॉन में वन समझिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ईपीएस अपॉन एमपीएस हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो नीचे आएगा, वन ऊपर चला जाएगा और एमपीएस सॉरी पी नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/पी मतलब क्या हो गया, पी का उल्टा क्या हो गया, ईपीएस अपॉन एमपीएस। मतलब इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर ईपीएस अपॉन उल्टा कर दिया जाए तो वन पी भी 1/में चला जाएगा, 1/पी, ठीक है। ऐसे ही अगर देखिए इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, 365, 52 और 12, ठीक है। अ, मतलब ये देखिए यहाँ पे अगर सीओजीएस और एवरेज स्टॉक को अगर उल्टा कर दिया जाए, देखिए सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक मतलब क्या होता है, एसटीआर मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना, उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 1/एसटीआर। आ गया ना समझे, 1/एसटीआर, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो गया 1/एसटीआर, ठीक है। आया ना समझ में, ये इन दोनों का एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय सीओजीएस का क्या बन गया, 1/एसटीआर, ठीक है। आगे समझ में, आई होप सो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं भी आया समझ में, चलिए एक बार और मैं आपको नीचे वाले फॉर्मूले में एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप ये वाला डायरेक्ट रेफर यहाँ पे कर लेना, ठीक है। अब अपन चलते हैं सातवें फॉर्मूले की तरफ। क्या है जो डेटा टर्नओवर रेशियो, तो क्या होता है डेटा टर्नओवर रेशियो, तो देखिए डेटा टर्नओवर रेशियो अपन यूज करते हैं क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। तो इसमें अपन साथ पूरी सेल्स यूज नहीं करते, डेटर किससे रिलेटेड होता है, डेटर रिलेटेड होता है क्रेडिट सेल्स से। इसलिए अपन, मैंने बोला था ना कि इसमें अपन सिर्फ रिलेटेड टर्म ही देते हैं, रिलेटेड टर्म ही देते हैं। तो डेटर किससे रिलेटेड होता है, क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स की जगह क्रेडिट यहाँ पे सेल्स यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेटा टर्नओवर रेशियो का क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है। अब अपना जो डेटर वेलोसिटी रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वही 365 या फिर 52 या फिर 12 और डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब आया कैसे, एक बार और समझाते हैं। ऊपर के जैसे देखिए, जो अपना एवरेज रेटर है उसको डिवाइड करेंगे अपन पर डे की क्रेडिट सेल्स से। तो पर डे की क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी, तो जो क्रेडिट सेल्स है पर डे की, पर वीक की, पर मंथ की, तो क्रेडिट सेल्स को डिवाइड करेंगे 365 से तो पर डे की क्रेडिट सेल्स निकल आएगी। 52 से डिवाइड करेंगे तो पर वीक की निकल आएगी, जैसा भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग। 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की निकल आएगी, ठीक है। तो एवरेज डेटा को डिवाइड कर देंगे पर डे क्रेडिट सेल्स से, तो अपना क्या आ जाएगा, डेटा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब या तो फिर ऐसे सॉल्व कर दीजिए या फिर क्या करेंगे, वही
एवरेज डेटर डिवाइड बाय यहाँ पे कर लीजिए 1, ठीक है। तो अपना ऊपर चला गया तो 365 ऊपर आ गया, 52 यहाँ पर 12 अपना ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब अब एवरेज डेटा मैंने आपको समझाया था, एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए पी रेशियो मतलब क्या होता है, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। एमपीएस अपॉन ईपीएस का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन समझिए, कुछ नहीं है तो अपन वन मान के चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईपीएस अपॉन एमपीएस हो जाएगा और वन ऊपर चला जाएगा, पी नीचे चला जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है, और किसी भी चीज किसी भी अगर फॉर्मूले में अगर वन अपॉन कर दिया है तो ये वाला अपना उल्टा हो जाता है। अगर पी रेशियो में वन अपॉन पी कर दे तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस। इतनी बात आ गई समझ में आपको, ठीक है। तो इसी तरह जो अगर जैसे इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसको ऊपर एवरेज डेटा लिख दिया जाए और नीचे क्रेडिट सेल्स लिख दिया जाए तो अपन क्या बन जाएगा, 1/DTR। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या बन गया अपना, इसको उल्टा कर दिया तो 1/DTR, तो 1/DTR अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एवरेज डेटा अपॉन क्रेडिट सेल्स, तो अपना क्या बन गया ये, इन दोनों का क्या बन गया, 1/DTR, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला। आई होप सो मैंने दोनों में समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो अगर आपको डाउट है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक बार वहां से आपको लिख के फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही अपना फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में तो अपना क्रेडिटर रहते हैं किससे रिलेटेड रहते हैं, अपना परचेज से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्रेडिट परचेज, और अपॉन में एवरेज क्रेडिटर, ठीक है। तो एवरेज क्रेडिटर क्या रहेंगे, यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर का मतलब जो अपना ओपनिंग क्रेडिटर रहेंगे और जो क्लोजिंग क्रेडिटर रहेंगे उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर आएगा। अब इससे ही क्या बनेगा, इससे ही अपना बनेगा क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, सॉल्व आपको करना है इसके जैसे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये वाला सॉल्व करा है, करने की कोशिश करना, अगर नहीं आए समझ में तो फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि मेन अपना फॉर्मूला ही। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट वेलोसिटी रेशियो 365 या फिर 52 या फिर 12 डिवाइड बाय CTR मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये अलग फॉर्मूला है और ये अलग फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। अब नाइन्थ वाले फॉर्मूले की तरफ चलें, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, टर्नओवर की जगह क्या लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। जितना भी अपन ने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है उसकी कॉस्ट और डिवाइड में एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल क्या होगा, जो अपना ओपनिंग रॉ मटेरियल रहेगा और क्लोजिंग रॉ मटेरियल रहेगा उसको अपन डिवाइड करेंगे 2 से, तो अपना जाएगा यहाँ पे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब 10वां वाला फॉर्मूला WIP टर्नओवर रेशियो, तो इसमें अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट यूज करते हैं और डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। तो अपन हो गया WIP टर्नओवर रेशियो। इस फॉर्मूला का यूज शायद ही एक भी जगह नहीं करा है, मतलब अपने स्टडी मेट में कहीं भी इसका ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसका भी नहीं है, ठीक है। तो अपना तो मेन फॉर्मूला कौन से हो गए अपने, इस मतलब जो अपना छठवा हो गया, सातवां हो गया, आठवां, ये बहुत मेन फॉर्मूले अपन को याद करके चलना, बाकी तो अपन को यहाँ पे आसानी समझ में आ जाएंगे क्योंकि अपन को जैसे कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो सेल्स अपन कैपिटल एम्प्लॉय, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो तो सेल्स अपन टोटल एसेट, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो सेल्स अपन फिक्स एसेट, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो तो सेल्स अपन करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो सेल्स अपन नेट वर्किंग कैपिटल, सेम टू सेम अपने यहाँ पे रहने वाले है, ठीक है। अपन चले नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जो अपनी क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। चलिए तो अपन यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या होते हैं अपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। तो देखिए पहला फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। देखिए जो पहले पहले होता था, पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, लेकिन जब अपना यहाँ पे न्यू स्टडी मटेरियल आया है उसमें अपन को क्या दे के रखा है, टोटल डेप्ट, ठीक है। अपन को लॉन्ग टर्म डेप्ट भी लेनी है, शॉर्ट टर्म डेप्ट भी लेनी है। तो पहले से अपन को लॉन्ग टर्म डेप्ट लेते थे, लेकिन अब अपन को क्या लेना है, यहाँ पे टोटल डेप्ट अपन को यहाँ पे लेके चलनी है। आप याद रखना, अगर अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट अगर लेके चले यहाँ पे तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या लेना है, टोटल डेप्ट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड।
इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब क्या होता है अपना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, फिर अपना आता है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो क्या होता है, इक्विटी रेशियो होता है अपना इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब क्या, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन नेट एसेट। तो नेट एसेट क्या होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था यहाँ पे। नेट एसेट मतलब होता है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट और माइनस इसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट एसेट यहाँ पे आ जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना, ये पहुंच गए अपन यहाँ पे। ठीक है, तो अपना हो यहाँ पे हो गया इक्विटी रेशियो। सेम डेप्ट रेशियो है, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड की जगह टोटल डेप्ट लेना है। टोटल डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट और प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म डेप्ट अपना करंट लायबिलिटी में ही आ जाता है। तो डेप्ट रेशियो अपना क्या हो जाएगा, टोटल डेप्ट अपॉन नेट एसेट। फिर चौथा टोटल डेप्ट टू डेप्ट रेशियो। तो यहाँ पे जहाँ पे भी टू लगा रहता है तो अपना वो सीधा फॉर्मूला बन जाता है, मतलब टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो मतलब टोटल एसेट अपॉन टोटल डेप्ट। तो अपना बन जाएगा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो या फिर इसको अपन ओनर रेशियो बोलते हैं। तो क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, ये वाला याद रखना, ये आ जाता है अपना, मतलब एग्जाम में कई बार ये वाला फॉर्मूला पूछ लेते हैं। सॉरी, तो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट में से एक्सक्लूड करेंगे फिक्टिशियस एसेट एंड लॉस। प्रोप्राइटरी फंड मतलब मैंने आपको बताया था, प्रोप्राइटरी फंड देखिए यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कहाँ बताया था प्रोप्राइटरी फंड। देखिए ये रहा ना प्रोप्राइटरी फंड। क्या होता है प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी फंड में अपन ये कौन सी तीन चीजें इंक्लूड करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, इसको अपन बोलते हैं प्रोप्राइटरी फंड। एक मतलब जो क्वेश्चन दे के रखा है अपने मॉड्यूल में, तो वो कैसे दे के रखा है, इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी है इन तीनों की। अपन को सिर्फ फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग करके अपन को यहाँ पे क्या निकालना है अपना, ये वाला फंड यहाँ पे निकालना, प्रोप्राइटरी फंड निकालना है। ठीक है, तो जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन को मतलब ध्यान देके करना है एकदम से। ठीक है, फिर फिक्स एसेट रेशियो, तो फिक्स एसेट अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिक्स एसेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस अपना प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये होता है। सर आप बार बार क्यों बोल रहे हैं, मतलब मतलब हमें तो याद है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, आप भूलो नहीं। ठीक है, तो ये अपना हो गया फिक्स एसेट रेशियो। और फिर होता है अपना कौन सा, कैपिटल करंट एसेट अपॉन करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो। तो टू लगा है तो अपना करंट एसेट हो जाएगा अपॉन फिक्स एसेट, सिंपल था ये वाला। और कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो कौन सा होता है अपना, डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस अदर बोरोड फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसका मतलब डेप्ट रहती है, प्रेफरेंस कैपिटल रहता है और बोरोड फंड रहता है अपना, इक्विटी नहीं रहती है। फिर अपने आते हैं यहाँ पे कवरेज रेशियो। ठीक है, कवरेज रेशियो में क्या क्या रहेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कवरेज का मतलब क्या है कि अपना जो इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कितना मतलब इंटरेस्ट को कवर करने के लिए अपने पास कितने पैसे हैं। ठीक है, देखिए जैसे इंटरेस्ट क्या रहता है, जैसे ईवीआईटी रहता है, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इस इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, जैसे मान लीजिए ईवीआईटी 10 है और इंटरेस्ट है अपना एक, तो इस 1 रुपए को कवर करने के लिए अपने पास कितने 10 रुपए हैं। ठीक है ना, मतलब अपन 10 बार इंटरेस्ट यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना हो गया कि अपन को इंटरेस्ट को कवर करने के लिए अपने पास कितने ईवीआईटी है, कितने कितना ईवीआईटी है। ठीक है, तो ईवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड रेशियो, यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे हो जाएगा अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, मिनट कैसे गया ये समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेफरेंस
एक मिनट, क्या दिक्कत हुई पेन में फ्रेंड्स। डिविडेंड, ठीक है। तो अपन को मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड को अपन को कवर करने के लिए अपने पास कितने पैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाया था ना, देखिए ये वाला, इसलिए मैंने आपको बनवा दिया था कि बाद में अपन को दिक्कत ना। इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कितने हैं, और अपना प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा कि अपन को प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करने के लिए अपने पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो हो जाएगा अपना प्रेफरेंस डिविडेंड रेशियो। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन। तो फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो क्या होता है, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी अपन को रीड करके चलना है। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो होता है ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन क्या नॉन कैश एक्सपेंस तो होता ही है। तो फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा अपना, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। और डिविडेंड कवरेज रेशियो अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। तो आप यहाँ अपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होगा अपने, अपन चलेंगे प्रॉफिलिटी रेशियो की तरफ, ठीक है। तो प्रॉफिलिटी रेशियो अपन समझते हैं क्या होता है प्रॉफिलिटी रेशियो, मतलब इनमें अपन बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना कि अपन को ये अच्छे से पढ़ के यहाँ पे चलना है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अपन ने सबसे लास्ट में निकाला था ना यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में, ये देखिए अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये अपन ने सबसे लास्ट में निकाला था। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये ठीक है, मतलब अपन को इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए कितने अपने पास अर्निंग बची हुई है। और डिवाइड बाय इक्विटी, डिवाइड इक्विटी शेयर होल्डर फंड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, इक्विटी से ही रिलेटेड है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये सिर्फ इक्विटी का ही पैसा होता है, इसलिए इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इक्विटी शेयर सिर्फ इस फॉर्मूले में आप एक काम करिए, यहाँ पे नोट लिख लीजिए कि सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में इक्विटी शेयर होल्डर फंड किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू इक्विटी, ठीक है, रिलेटेड टू इक्विटी वाले फॉर्मूले में। और बाकी फॉर्मूले में इक्विटी शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब रहता है, अदर के लिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस अपना होता है अपना प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड, अदर के लिए रहता है शेयर होल्डर फंड। सिर्फ इस वाले फॉर्मूले के लिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या रहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर बाकी कहीं पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड देके रखा है तो उसका मतलब अपन को शेयर होल्डर फंड समझ के चलना है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ठीक। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला अपना यहाँ पे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटरी फंड और नेट वर्थ। तो इसका क्या होता है अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इनटू 100। फिर थर्ड फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो ईवीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ईवीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और इसको अपन एक और फॉर्मूले की तरह अगर आफ्टर टैक्स बोल के रखा है तो अपन को वीआईटी माइनस वन माइनस टैक्स करना है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे रिटर्न ऑन टोटल एसेट क्या हो जाएगा, ईवीआईटी अपन एवरेज टोटल एसेट, अगर आफ्टर टैक्स बोल के रखा है तो हमको ईवीआईटी इंटू वन माइनस टैक्स लेना पड़ेगा। अब पी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है। ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, सरल है। क्या होता है पी रेशियो, पी रेशियो तो होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो उससे बनता है अपना अर्निंग यील्ड रेशियो, तो अर्निंग यील्ड रेशियो क्या होता है, उसका उल्टा ईपीएस अपॉन एमपीएस। फिर डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर मतलब जो टोटल अपना डिविडेंड है, टोटल इक्विटी डिविडेंड है, उसको टोटल इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना तो अपना आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर, ठीक है।
और एक और तरीके से कैसे निकल सकता है, ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर से इसको डिविडेंड पे आउट रेशियो से इंटू कर दिए तो भी अपना डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट है ये वाला, यहाँ पे ये वाला नोट यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, छोटी छोटी बात आपको नंबर बचाएंगे। ठीक है, तो डिविडेंड रेट किस पे लगता है, डिविडेंड रेट अपना लगता है फेस वैल्यू पर, और डिविडेंड यील्ड लगता है मार्केट प्राइस पर, और डिविडेंड पे आउट रेशियो लगता है अपना ईपीएस पर। ये बात याद रखना, इसमें ये बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो मतलब जैसे मान लीजिए कि इतनी अर्निंग है। ठीक है, मान लीजिए 100% अपनी क्या है, अर्निंग है, तो कंपनी ने क्या करा होगा, कुछ रिटेन करके रखा होगा। मान लीजिए 25 रुपए रिटेन करे हैं और 75 रुपए यहाँ पे डिविडेंड की लिए बांट दिए। ठीक है ना, तो ये 25 रुपए है, इसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। तो 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये वाला डिविडेंड माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा ये रिटेंशन रेशियो। ठीक है, आई होप सो आपको मतलब ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर और कोई फॉर्मूले अगर अपने बचते हैं तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपना और सारे फॉर्मूले में वहां पे कवर करा दूंगा। मैंने पूरा ट्राई करा है कि आपको सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से बता दूं और लिख के बता दूं। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मतलब आपको जल्दी से यहाँ से रीड करके बता देता, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लिख के समझाना, छोटे छोटे टर्म थे उनको बताना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सारे फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मतलब ये अपना एक क्या हो गया, बेसिक वीडियो हो गया। मतलब जो मैंने चैप्टर्स कराए थे उसमें बच्चों को कमेंट आए थे सर इसके बेसिक से बता दीजिए, तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर का अपन बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, इससे कि अपन को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन ने इसके सारे बेसिक्स यहाँ पे समझ लिए हैं। हम नेक्स्ट वाली वीडियो पर इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, तो सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन यहाँ पे धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आप अपना ध्यान रखिए।